सभी विद्यार्थियों का पुनः इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की ये मैराथन क्लास होगी जिसमें अनिवार्य हिंदी का जो पद्य भाग है, जो काव्य खंड है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और व्याख्या बनेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप यदि पहली बार इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप में सुनने का धैर्य है तो ही ये वीडियो देखें, अंत तक देखें, क्योंकि प्रश्न के कीवर्ड में साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो हम शुरू कर रहे हैं पाठ संख्या 9, फिराक गोरखपुरी, रुबाइयाँ और गजल से। पहला प्रश्न देखिए, उसको उतना पाते हैं खुद को जितना खोल ले हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो फिराक गोरखपुरी की जो गजल है, उस गजल में यहाँ कवि ने प्रेम में संतुलन की बात की है। और वो संतुलन क्या है? प्रेम में तभी संतुलन रह पाएगा जब एक प्रेमी समर्पण का भाव रखेगा। जितना वो प्रेम में अपने आप को समर्पित करेगा उतना ही वो बदले में प्रेम प्राप्त करेगा। कहने का भाव यह है कि अहंकार का प्रेम में कोई स्थान नहीं है, ऐसा आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, आबो ताब असरार ने पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, ये भी फिराक गोरखपुरी की गजल है और इस गजल में कवि ने ऐसी बात बताने की कोशिश की है कि जो शेरो शायरी है कवि की, वो भाव पक्ष को लिए हुए है, कला पक्ष को आपको नहीं देखना है। बाहरी चमक दमक उसकी नहीं देखनी है, उसका भाव देखना है। और भाव फिराक गोरखपुरी का बहुत अच्छा है, इसलिए कवि ने कहा है कि तुम भी परखने की शक्ति रखते हो, आंखें रखते हो, यानी तुम भी देख सकते हो, तुम भी सही गलत का फैसला कर सकते हो। इसलिए ये जो मेरे उर्दू के शेर हैं, ये भले ही इनका कला पक्ष मजबूत नहीं, लेकिन भाव पक्ष की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इसका निर्णय तुम करो कि मेरी रचना, मेरे शेर अच्छे हैं या नहीं है। बाहरी चमक तमक तुम्हें नहीं देखनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दुर्भाग्य, जो बदकिस्मती है, वो निकम्मे आदमी को जब प्राप्त करती है तो दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। किस्मत उस व्यक्ति को लेकर के रो रही है और वो व्यक्ति किस्मत को लेकर के रो रहा है, क्योंकि दोनों आदमी असफलता का रोना रोता रहता है, परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, निराशा में, हताशा में वो अपने किस्मत को, दुर्भाग्य को दोष देता है। जबकि दुर्भाग्य, उसकी किस्मत ये सोचती है कि अगर ये आदमी मेहनत करे, अगर थोड़ा परिश्रम करे तो मैं इसकी किस्मत जो है बदल जाऊं। लेकिन दोनों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। इसलिए कहा है कवि ने कि किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। काम कोई नहीं करना चाहता है। फिर देखिए चौथा प्रश्न, ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती है होश आवास, इसका आशय स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, ये भी फिराक गोरखपुरी की एक गजल है और इस गजल में कवि ये कहना चाहता है कि जो प्रेमी है वो इस संसार में जब प्रेम करता है, किसी पर सर्वस्व न्योछावर कर देता है, जब वो सच्चा प्रेम करता है तो उस सच्चे प्रेमी को ये संसार दीवाना कहती है, पागल कहती है। इसलिए वो कवि उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही ये संसार मुझे दीवाना पागल कह करके बुलाए, मैं इस कीमत को भी अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरे प्रेम पर सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा, सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। ऐसा भाव यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। पांचवा प्रश्न देखिए, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऐसे व्यक्ति दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की चरित्र को वो लेकर के बातें करते हैं, दूसरों के भेद रहस्य को खोलते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं,
ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति दूसरे के चरित्र को उजागर नहीं करते हैं, दूसरों की बुराइयों को नहीं बताते हैं, दूसरों की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि वे स्वयं अपने ही भेद रहस्य को खोल रहे हैं, अपने ही पर्दे को खोल रहे हैं। अर्थात अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के ईर्ष्या के भाव को दिखाते हैं तो खुद का ईर्ष्या, राग, द्वेष और उसकी कमी नजर आती है। इसलिए कवि ने कहा कि मेरा पर्दा खोल ले या अपना पर्दा खोल ले। छठा प्रश्न देखिए, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, फिराक गोरखपुरी की इस गजल में प्रकृति का मनोहारी चित्रण फिराक गोरखपुरी ने किया है कि जो नई ऋतु आई है, ऋतुराज वसंत आया है, वसंत ऋतु आने पर जो कलियां हैं वो फूल बन रही है और उनकी जो गांठें हैं खुल करके वो फूल खिल रहे हैं और चारों तरफ बगीचे में उसका रंग और उसकी खुशबू फैल रही है। ऐसा प्रकृति का मनोहारी चित्रण इस गजल में फिराक गोरखपुरी ने किया है। फिर देखिए 7वां प्रश्न कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, पंक्ति से क्या आशय है? यहाँ पंक्ति से क्या आशय है? रक्षाबंधन त्योहार का पर्व का यहाँ कवि ने अपनी रुबाइयों में वर्णन किया है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, एक भाई का अपनी छोटी बहन के प्रति जैसा प्रेम है, जैसा घटा का प्रेम गगन में जो बिजली चमकती है, जो बरसात होती है उससे होता है, वैसा ही प्रेम यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जो छोटी बहन है उसके जो लच्छे आभूषण हैं वो चांदी की तरह चमक रहे हैं। यानी एक भाई और बहन के प्रेम को यहाँ दिखाने की कोशिश की है। इसी प्रश्न को वो थोड़ा अथवा में करके पूछ सकता है कि फिराक की रुबाई के आधार पर रक्षाबंधन त्योहार का वर्णन कीजिए। तो यही भाई बहन का प्यार और जो घटा का जो संबंध बताया गया है वैसा ही यहाँ दिखाया गया है। यानी घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। ऐसा मीठा बंधन, रक्षाबंधन इस रुबाई में कवि ने बताया है। तो अथवा में आ सकता है ये। 8वां प्रश्न देखिए, देख आईने में चांद उतराया, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं? कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाई में एक माँ के वात्सल्य का वर्णन किया है। एक माँ अपने पुत्र के प्रति कैसा प्रेम भाव रखती है उसका वर्णन किया है और उस पुत्र की जिद को कैसे वो पूरा करती है। जब वह पुत्र देखता है कि आसमान में चंद्रमा निकल आया है और उस चांद रूपी खिलौने को बच्चा लेना चाहता है, वो उस चांद रूपी खिलौने को प्राप्त करने के लिए जिद करता है, ठुनकता है और नाराज हो जाता है, तब उसकी माँ क्या करती है? उसकी माँ एक दर्पण में उस चांद के प्रतिबिंब को दिखाती है और उस बच्चे को राजी कर देती है कि ये देख, जो तू ये खिलौना लेना चाहता है ये इस कांच के अंदर प्रतिबिंब के रूप में, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के रूप में तू इसे प्राप्त कर ले। यहाँ उस माँ की एक ममता, उसकी त्वरित बुद्धि का भी वर्णन किया गया है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार, गरीब जो परिवार हैं, जो महंगे खिलौनों को अपनी संतानों को दे नहीं सकते हैं, वो उन परिवारों के लिए चंदा मामा आज भी एक खिलौना है। फिराक की रुबाई के आधार पर माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जैसा वर्णन सूरदास ने, वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, और जैसा वर्णन उन्होंने किया वैसा ही वर्णन फिराक गोरखपुरी ने यहाँ वात्सल्य का वर्णन किया है कि आंगन में अपने चांद के टुकड़े जैसे बेटे को लेकर के हाथों पे झूला झुला रही है वो माँ, और हवा में उसको लोका देती है और उस लोके के कारण वो बच्चा वातावरण में खिलखिला करके हंसता है और उसकी हंसी उस माँ को कितनी जीवंतता देती है, कितनी उसके प्राणों को वो आधार देती है। निर्मल जल से उसको नहलाया जाता है, कंघी की जाती है उसके बालों में और घुटनों पर बिठा करके किस प्रकार माँ उसके कपड़े पहनाती है और वो बच्चा उस माँ के बहुत प्यार से देखता है। इस प्रकार का एक वात्सल्यपूर्ण वर्णन यहाँ किया है। चंदा मामा को खिलौने के रूप में देने का वर्णन भी यहाँ आया है।
बालक माँ से क्या लेने की जिद कर रहा है, उस जिद को माँ कैसे पूरा करती है, ये ऊपर आ चुका है, इसलिए मैं इसको वापस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 10 प्रश्न मैंने बहुत महत्वपूर्ण निकालने की कोशिश की है और निश्चित रूप से पूरा सार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। तो आंगन में लिए चांद को, वापस देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। तो जो लोकाचार के जो शब्द हैं, ग्रामीण बोलचाल के जो शब्द हैं, वो यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं और यहाँ व्याख्या कैसे करनी ये मैंने आपको बता दिया है। आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखें, फिर संदर्भ लिखें, प्रसंग लिखें, व्याख्या करें, विशेष लिखें और बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनेज करते हुए आप व्याख्या करें। ये अर्थ अपन ऊपर पहले बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न है वो ही व्याख्या का कहीं कहीं काम करेंगे और जहाँ व्याख्या है वो ही प्रश्नों की काम करेगी। अगर ये सारा आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दूसरी व्याख्या देखिए, 9 रस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले। प्रकृति चित्रण यहाँ किया है कि किस प्रकार कलियां फूल बन रही है, उनमें नया रस आ रहा है, उनकी गांठें खुल रही है और जो ऋतुराज वसंत है उसके कारण, फूलों के खिलने के कारण बगीचे में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के खिलने से एक अलग ही माहौल बन गया है और उनकी खुशबू भी वातावरण में, जैसे चिड़िया पैर लगा, पंख लगा करके उड़ जाती है, वैसे वो खुशबू भी उड़ रही है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को की काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे हम किस्मत को। ये ऊपर अभी मैंने बताया प्रश्न के रूप में आ चुका है। और जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। इसके बारे में भी अभी हमने ऊपर बात कर ली। ये आपका 9वां पाठ था, फिराक गोरखपुरी। अगले पाठ में चलते हैं। पाठ संख्या 6 आ गई है आपकी, शमशेर बहादुर सिंह, उषा कविता इनकी संकलित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कविता में के किन उपमानों को देख करके ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। प्यारे बच्चों, उषा कविता में भोर का बड़ा मनोहारी वर्णन कवि ने किया, बहुत अच्छे बिंबों का प्रयोग किया है। तो यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले उपमान कौन कौन से लिए हैं। जो प्रातःकाल का आकाश है, नीले शंख जैसे उसको बताया गया है, राख से लिपे हुए चौके के समान उसको बताया गया है जो अभी गीला पड़ा है, और काली सिल जिस पर लाल केसर धुल गई हो ऐसा उसको बताया गया है, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो ऐसा उस आकाश को बताया गया है, और जो लालिमा सूर्य की बिखर रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई रमणी, कोई नायिका नीले जल में जो है उसकी जो गोरी त्वचा है, उसका गोर वर्ण है शरीर का, वो जैसे झिलमिला रहा है। और ये सब भोर का आकर्षक वर्णन है, और जैसे ही सूर्योदय होता है ये वर्णन समाप्त हो जाता है। ये पल पल प्रकृति का जो परिवर्तित रूप कवि ने दिखाने की कोशिश की है, बिंबों में जो आपको बताने की कोशिश की है, वो सारा वर्णन सूर्योदय होने से ही समाप्त हो जाता है। तो यहां देखेंगे ये सब गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। प्यारे बच्चों, जितने भी उपमान आए हैं सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। आप शंख देखिए, जो मंदिरों में जो पूजा अर्चना के समय जो शंख बजाया जाता है, नीला शंख, वो गांव में ही बजाया जाता है। हालांकि शहरों में भी बजाया जाता है, लेकिन गांव में ये विशेष लगाव इनका होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो रसोई का जो चौका होता है, गीला चौका, उसको गोबर और पीली मिट्टी से उसको लीपते हैं, वो गीला पड़ा रहता है, उसकी उपमान दिया, वो भी ग्रामीण जनजीवन से लिया गया उपमान है। काली सिल आप समझ गए, जो एक लकड़ी का पत्थर एक पत्थर होता है जिस पर मिर्च या मसाले कूटे जाते हैं, उस पर लाल केसर धुल गई है, तो ये भी ग्रामीण क्षेत्र का है। मिक्सी वगैरह तो शहरी क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसे ही काली सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं वो है। और एक
स्लेट जो काले रंग की है जिस पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ही स्लेट पर लिखते हैं। शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनके पास तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही ऐसी स्लेटों पर लाल खड़िया चौक से लिखते हैं। लिखना ही नहीं है, मल दिया है। और ऐसा जो एक वातावरण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आकाश का बन रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। फिर आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र कैसे? ऊपर वाले में इसमें कोई चेंज नहीं है। नीला जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही पंक्ति को समझाइए। बिल्कुल समझा दीजिए। प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले के समय को कवि ने यहाँ बिंबित किया है कि जो आकाश है वो नीले जल के समान दिखाई दे रहा है और अब वहां से सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय की जो लालिमा है वो धीरे धीरे आ रही है और उस लालिमा को कवि ने ऐसे बिंबित किया है जैसे गौर वर्ण की कोई युवती जिसका जो झिलमिलाता शरीर वो उस नीले जल से बाहर निकल रहा है। जैसे नीले जल से बाहर निकलती है कोई युवती और वो पानी हिलता है और उसके जो गौर वर्ण की झिलमिलाहट उस पानी पर जब जब करने लगती है, ऐसे ही आकाश का दृश्य हो गया है। कवि ने भोर के आसमान की तुलना किस किस से की है? अभी ऊपर सारा बता दिया है, फिर भी वापस बता दूं। नीले शंख से, राख से लिपे हुए चौके से जो गीला पड़ा है, काली सिल जिस पर केसर धुल गई है स्लेट या लाल खड़िया चौक से, और नील जल में किसी गौर वर्ण युवती के बाहर निकलने से उसकी झिलमिलाहट है उससे की है। कवि ने उषा कविता में किन किन बिंबों का प्रयोग किया? ये प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाला प्रश्न का उत्तर सारा यूं का यूं ही है। छठा प्रश्न देखिए, भोर के नभ को नीला शंख जैसा राख से लिपा हुआ चौका और लाल केसर से धुली काली सिल जैसा क्यों बताया गया? प्यारे बच्चों, इस उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। सबसे पहले आसमान का रंग नीला है, उसके बाद फिर वो राख जैसा हो जाता है, गीली राख जैसा, जैसे गीली राख को चौके पर लीप देते हैं वैसा हो जाता है। फिर लाल केसर के समान हो जाता है, जैसे काली सिल पर लाल केसर डाल दी है। तो कहने का भाव यह है कि इस बिंब को जीवंत करने के लिए, मतलब इसमें कोई कृत्रिमता नहीं हो, ऐसे जीवंत बिंब को दिखाने के लिए कवि ने इन बिंबों का इनका प्रयोग किया है। नीला शंख जैसा सुबह सुबह नमी होती है, उस नमी को भी यहाँ कवि ने बताने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाएगी। सूर्योदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? तो ये ऊपर जो भी था ये सब जादू था, और जैसे ही सूर्योदय हो रहा है ये उषा का जादू टूट गया है। जो पल पल परिवर्तित प्रकृति का जो मनोहारी वर्णन था, चित्रण था, दृश्य था, वो अब नहीं है, क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है। प्यारे बच्चों, व्याख्या देखेंगे, और व्याख्या देखिए क्या कह रही व्याख्या। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील झील में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। इसमें उसी प्रकार आप व्याख्या कर देंगे। फिर आगे देखिए, फिर आगे अपने पांचवा पाठ आ गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है। ये इनकी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो इसके कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। कवि अपने प्रियतम से दंड स्वरूप क्या मांग रहा है? वो दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या है, उसके समान भूलना। वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रियतमा की प्रेयसी की यादों को भूल जाऊं। वो भूलने का दंड मांग रहा है, क्योंकि अपनी प्रेयसी के उस प्रेम के कारण अब वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। उसे ये डर सता रहा है कि अगर ऐसे ही वो उसकी प्रेयसी का जो प्रेम है, यदि
उसे कमजोर करता रहेगा तो भविष्य को कैसे झेल पाएगा, भविष्य में वो कैसे जी पाएगा। इसलिए भूलने का दंड कवि मांग रहा है, क्योंकि वो अब उस प्रेयसी के प्रेम को सहन नहीं कर पा रहा। एक पंक्ति आई थी, आपने देखा था कि सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जैसे सुई पिरोई जाती है, ऐसे वो प्रियतम का प्यार अब उसको जो है दर्द दे रहा है, इसलिए वो उसको भूल जाना चाहता है। दूसरा देखिए, कवि को क्या सहर्ष स्वीकार है और क्यों कवि को सहर्ष स्वीकार है। प्यारे बच्चों, इसमें एक लाइन आई थी कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ जो तुम्हें शब्द आया है वो तुम्हें का क्या मतलब है? वो तुम्हें का मतलब है कवि का प्रेरणा स्रोत। वो कोई भी हो सकता है, कवि की प्रेयसी हो सकती है, कवि की माँ बहन या और कोई उसकी सहधर्मिणी कोई भी हो सकती है। इसलिए कवि ने कहा है कि जो तुम्हें प्यारा है वो मुझे भी प्यारा है, क्योंकि वह अपनी उस प्रेयसी से जो अब उसके पास नहीं है उससे असीम प्रेम करता है और उसी के कारण वह अपने इस जीवन को जी रहा है। इसलिए वह उसका प्रेरणा स्रोत है और प्रेरणा देने के कारण उसने कहा कि जो तुम्हें प्यारा है वो मुझे भी प्यारा है। कवि ने गरीबी को गर्बीली क्यों कहा है? प्यारे बच्चों, गरीबी गर्व करने लायक ही होती है, क्योंकि गरीबी में अनुभव मिलते हैं। गरीबी में जितना आप सीख पाते हैं, एक अमीर खानदान में पैदा होने पर आप नहीं सीख पाते हैं। इसलिए गरीबी तो आपके लिए एक गोल्डन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप भविष्य की इमारतें खड़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप इसमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का सबक ले सकते हैं। इसलिए गरीबी को गर्बीली कहा है। लेखक ने भी इसलिए कहा है क्योंकि चाहे वह गरीब है लेकिन उस गरीबी में जो अनुभव हैं वो अनुभव श्रेष्ठ हैं, उसके विचार श्रेष्ठ हैं, उसके अनुभव श्रेष्ठ हैं। फिर आगे देखिए, कवि अपने प्रियतम को भुलाने के लिए किस विशेषण का प्रयोग करता है और क्यों? कवि अपने प्रियतम को भुलाने के लिए दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या का प्रयोग करता है, क्योंकि अमावस्या का अंधेरा वैसे ही काला। अरे भाई, अमावस्या की रात होती है, काली होती है, और उसमें उस काली रात के जैसे वो अपनी उस प्रियतम की यादों को भूल जाना चाहता है। और ऊपर ये बता दिया क्यों करना चाहता है। कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है? कवि के भीतर जो अपनी प्रीतम का जो प्रेम है, उस प्रेम की नदी को उसने भीतर की सरिता कहा है। अर्थात कवि के अंदर अपने प्रियतम को लेकर के प्रेम की ढेर सारी यादें हैं, बातें हैं, विचार हैं। दिल में क्या जरना है से कवि का क्या आशय है? कवि ये कहना चाहता है कि उसके मन में, अंतःकरण में अपने प्रियतम को लेकर के जितने भी प्रेम की यादें हैं, जो जो वो उसको बाहर उड़ेलता जाता है, त्यों त्यों वो वापस पुनः बढ़ जाती है। कहने का भाव विरोधाभास अलंकार यहाँ है कि अगर मन से यादों को उड़ेला जा रहा है तो वो खाली होना चाहिए, लेकिन खाली नहीं हो रहा है। कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, वो वापस पुनः वापस यादों से वो भर जाता है। सहर्ष स्वीकार है कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? सहर्ष स्वीकार है कविता का मूल प्रतिपाद्य यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे जैसी स्थिति हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और किसी भी चीज की अति होती है वो बहुत बुरी होती है। जैसे यहाँ पर कवि कह तो रहा है, कवि के कथन में भी विरोधाभास है। कवि एक तरफ तो कह रहा है कि मुझे सब सहर्ष स्वीकार है जो मेरे प्रियतम को प्यारा है, और दूसरी तरफ वो उस प्रियतम की यादों को उस दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या की तरह भूल जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको कमजोर कर रही है। जो उसकी प्रेरणा स्रोत है वो उसको कमजोर कैसे कर सकती है? इसलिए यहाँ पर मूल प्रतिपाद्य यही है कि अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, और जीवन में जो भी है उसको आनंद उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। फिर 8वां प्रश्न देखिए, कवि पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में धुएं के बादलों में लापता होने की कामना क्यों करता है? इस पूरी कविता का सार यही है कि
कवि एक तरफ कह रहा है कि जो मेरी प्रियतमा है उसको जो जो प्यारा है वो मुझे भी प्यारा है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, वो दर्द से छटपटा रहा है, अपनी प्रियतम की यादों को अब सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूं इन यादों से दूर, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता हूं, ताकि वहां पर मेरे प्रियतम की जो यादें हैं, मेरे प्रियतम का जो प्रेम है वो वहां पर नहीं आए। लेकिन वो गलतफहमी है कि वहां पर भी उसी प्रियतम का उसको सहारा मिलेगा, अर्थात वह अपनी उस प्रियतम की यादों को भुला नहीं पाएगा। नवा प्रश्न, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक शहर स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, यह भी मैंने ऊपर बता दिया। दोनों में अंतर्विरोध है। एक तरफ कवि कह रहा है कि कविता का शीर्षक क्या है, शहर से स्वीकारा है, तो एक तरफ कवि कह रहा है कि मुझे सब शहर से स्वीकार है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अब प्रियतम का प्रेम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो दोनों में अंतर्विरोध है कि नहीं है? दोनों में अंतर्विरोध यहां इस कविता में दिखाई देता है। फिर आगे देखिए, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या पहली कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, गर्बीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता, ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ये लिख देंगे निर्देशानुसार, जैसे मैंने बता रही कि वैसे व्याख्या कर देंगे, वैसे प्रश्नों में ये सारा आ चुका है। फिर देखिए दूसरी व्याख्या, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का गहरा है, कार्यों का वैभव है। ये दोनों व्याख्याएं और एक व्याख्या इसकी और है जो देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ बरबर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यानी अपने प्रीतम के उस चेहरे को, प्रतिबिंब को वो दूर नहीं कर पा रहा है, पल पल उसके चारों तरफ अपनी प्रीतम की यादें हैं, उसकी छाया है, उसका बिंब है। अब अपना पार्ट 4 शुरू हो गया है। रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज, ये इनकी कविता लगा रखी। मूल रूप से रघुवीर सहाय एक पत्रकार हैं, और जो पत्रकार होते हैं आपको पता है कि खरी खरी कहने में विश्वास रखते हैं, तो रघुवीर सहाय का एक पत्रकारिता वाला रूप यहाँ अपने को देखने को मिलता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस पर अपने विचार लिखिए। बिल्कुल, क्योंकि उस बेचारे अपाहिज को वो दूरदर्शन वाले इतने प्रश्न पूछ करके टॉर्चर कर रहे हैं कि वो भले ही अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने अपाहिज होने के दुख से दुखी नहीं है, जितना दुख उसको पूछ करके दुख दिया जा रहा है। संवेदनहीनता की चरम सीमा वहां दिखाई देती है। अपने स्वार्थ में कितने लोग संवेदन शून्य हो जाते हैं, और दूरदर्शन पर जो सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है वो संवेदनाओं का व्यापार करते हैं, केवल और केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो अपने कार्यक्रम को सुपरहिट हुआ मानते हैं। ऐसा यहाँ पर एक क्रूरता की कविता है, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछ करके उसको पंच किया जा रहा है, उसको पूछा जा रहा है आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा, खुद बताते हैं कैसा लगता है, और बार बार पूछते हैं आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, अरे भाई वो अपाहिज है तो दुख देता होगा, लेकिन उनका उद्देश्य है उसकी संवेदना का व्यापार करना, क्रूरता की हद तक जाना, ताकि उसको रुलाना, और उसके रोने से उनके सिक्के खनखनाएंगे, दर्शक जुड़ेंगे, दर्शकों की संवेदना जुड़ेगी, और उनका जो व्यापार चलेगा तो निश्चित रूप से ये
क्रूरता की कविता है। दूसरा देखिए, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, संकलित कविता के आधार पर बताइए। यहाँ जो मीडिया कर्मी है, जो दूरदर्शन के जो लोग हैं, उनको समर्थ शक्तिवान कहा गया है क्योंकि पावरफुल हैं वो, और अपने उस पर्दे पर लोगों की संवेदनाओं का मन चाहे तरीके से वो व्यापार करते हैं। इसलिए यहाँ किसी दुर्बल को, जो बेसहारा है, बेबस है, लाचार है, अपाहिज है, ऐसे व्यक्ति को उस पर्दे पर लाया जा रहा है और उसकी संवेदनाओं का व्यापार किया जा रहा है, ऐसा व्यंग्य यहाँ किया है। आजकल जो व्यावसायिकता बढ़ रही है, आजकल टेलीविजन और कैमरे के सामने किस प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाने का एक दंभ भरा जाता है, सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर किस प्रकार लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब व्यंग्य इस कविता में किया है। पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने क्या व्यंग्य किया, कवि ये व्यंग्य कर रहा है कि वक्त की कीमत है, जितना वक्त अपने को इस पर्दे पर मिला है, इस निर्धारित वक्त में इस अपाहिज व्यक्ति को जितना रुला सकते हैं, जितना इसकी संवेदनाओं का व्यापार कर सकते हैं, उतना कीजिए ताकि दर्शक इससे जुड़ेंगे और अपना कार्यक्रम सफल हो जाएगा। हम समर्थ शक्तिवान, पंक्ति में शक्तिवान किसे और क्यों कहा गया, ये भी मैंने ऊपर बता दिया। जो मीडिया के लोग हैं, दूरदर्शन के लोग हैं, उनको शक्तिवान कहा गया क्योंकि वो किसी दुर्बल को ला करके उसकी संवेदनाओं का व्यापार करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल उद्देश्य क्या है। ये ऊपर आ गया, पूरा का पूरा वही बात है जो बता रहे हैं, व्यावसायिकता, संवेदनहीनता, स्वार्थ, संवेदन शून्य, कारोबार, व्यापार, ये सारे इसमें आएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया के लोगों की संवेदनहीनता को उजागर करती है। ये भी वो बार बार प्रश्न पूछ रहे, वो सारे लिखेंगे कि आप अपाहिज हैं, दिख रहा है वो अपाहिज है, फिर भी प्रश्न पूछेंगे आप अपाहिज हैं, अपाहिजपन दुख देता होगा, कैसा लगता है अपाहिज होकर के। तो ये सब बातें उसको दुखी करने की है, उनकी संवेदनहीनता को बताने की है। फिर देखिए, ये अवसर खो देंगे, कविता में किस अवसर की बात की गई है और क्यों। अवसर, जो मीडिया कर्मी हैं उनको ये अवसर है कि वो इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, लोगों की संवेदना उस अपाहिज की संवेदना के साथ जुड़े, और ये अवसर वो अगर भुना लेंगे तो कार्यक्रम रोचक बन जाएगा। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर वो अपना स्वार्थ जो है वो पूरा कर लेंगे, इसलिए ये अवसर खो देंगे अगर उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति को उतना नहीं रुला पाया, उतना उसको जो दर्द नहीं दे पाए कि वो फपक फपक करके रोए, उसकी आंखों से आंसू पड़े और सिसक सिसक करके रोए, और उसकी सिसकियों को कैमरे में कैद करके दर्शकों तक पहुंचाए, तब जाकर के उनका जो अवसर वो सफल होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो अवसर खो देंगे। दूरदर्शन का उद्घोषक अपाहिज व्यक्ति से कौन कौन से प्रश्न पूछा, ये ऊपर आ गया, बता भी दिया है। व्याख्या देखेंगे, व्याख्या कौन कौन सी है। व्याख्या है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो क्या, तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। दूसरी व्याख्या देखिए, दूसरी व्याख्या है, दूसरी व्याख्या है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कुल मिलाकर के उस अपाहिज की, उसकी जो आंखें हैं, उसके होठ, उसकी तस्वीर दिखाएंगे, लोगों को भावुक करेंगे और अपने कार्यक्रम को जो है
उसमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा पाठ कुंवर नारायण कविता के बहाने और बात सीधी थी। ये दो कविताएं इनकी संकलित है। प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? इसमें क्या व्यंग्य किया गया है? अरे भाई, इस कविता में जो बात सीधी थी, यहाँ व्यर्थ का पांडित्य प्रदर्शन करने के चक्कर में आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अर्थ के लिए कोई शब्द नियत है, और जब हम उस अर्थ के लिए कोई बनावटी शब्द प्रयुक्त करते हैं तो वो अर्थ खो जाता है। और यहाँ पर उस बात को एक बच्चे के समान शरारती बताया है, और उस कवि से वो पूछ रही है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अर्थात सही अर्थ के लिए सही शब्द का प्रयोग किया होता तो अर्थ आसानी से प्रकट हो जाता, और तुमने क्या इतना भी नहीं सीखा? ये व्यंग्य किया है। ये व्यंग्य है उन कवियों पर जो व्यर्थ का पांडित्य, व्यर्थ का उस अपनी कविता में बोझिलपन लाते हैं और उसका मूल अर्थ कहीं खो जाता है। कविता के बहाने शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कविता के बहाने में आज के इस यांत्रिकता के दौर में कविता अपने वजूद को लेकर के बड़ी कसमकस में है। कवि को यह आशंका है कि आने वाले इस यांत्रिकता के दौर में ये कविता अपना अस्तित्व बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, ऐसा भाव यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। कवि के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता किस किस से की है? 3 चीजों से की है। सबसे पहले चिड़िया की उड़ान से की है। चिड़िया की उड़ान भी एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है। फिर दूसरी तुलना की है, फूल के खिलने से की है। कविता भी फूल के खिलने से कहीं आगे है। फूल खिलता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, कविता भी अनंत काल तक अपनी खुशबू बिखेरती है, लेकिन फूल का वो खिलना थोड़े समय के लिए है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। और तीसरी तुलना की है बच्चों के खेल से, जो सारे प्रकार के जितने भी भेदभाव हैं उनको भुला करके जो बच्चे खेलते हैं, उस खेल से कविता की तुलना की है। कविता भी भेदभाव रहित है, ऐसी तुलना कवि ने की है। बच्चों के खेल से अंत में उसकी साम्यता माननी है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा पंक्ति में कवि क्या पाना चाहता था? कवि उस बात के अर्थ को पाना चाहता था, और उस बात के अर्थ को पाने के लिए उसने भाषा को उल्टा पलटा और उस अर्थ को पाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ के पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन के कारण वो जो है शब्दावली बोझिल हो गई और अर्थ कहीं खो गया। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध? ऊपर बताया मैंने। उड़ेगा कौन? चिड़िया। चिड़िया की उड़ान एक निश्चित परिधि तक है, लेकिन कविता की उड़ान अनंत है। वो अनंत तक उड़ सकती है, चिड़िया से कई आगे है। खिलने का भी संबंध देखिए, खिलना, फूल खिलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है। जो कविता है वो भी फूल के समान खिलती है, लेकिन अनंत काल तक, देश काल वातावरण से कई कई वर्षों तक वो अपनी खुशबू बिखेरती है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या? ये भी हमने ऊपर बता दिया। फूल मुरझा सकता है, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता की खुशबू अनंत काल तक बनी रहती है। बात की चूड़ी मर जाना, कविता के संदर्भ में इसका भाव स्पष्ट कीजिए। बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात जो है उसका प्रभाव नष्ट हो जाना, अर्थात बात प्रभावहीन हो जाती है तो बात की चूड़ी मर जाती है। अर्थात ध्यान दीजिए कि कवि को जो डर था, तमाशा देखने वाले उसकी शाबाशी को लेकर के तालियां बजा रहे थे। कवि सही अर्थ के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा था, वो नए नए प्रयोग कर रहा था, और उसके कारण उसको जो डर था, बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात प्रभावहीन हो गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये ऊपर दोनों प्रश्न 7वां 8वां सेम है। 9वां प्रश्न देखिए, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने? ये बता दिया है। चिड़िया की उड़ान जो है सीमित है, कभी ना कभी तो चिड़िया उड़ती उड़ती थक जाएगी, लेकिन कविता कभी नहीं थकती। कविता की उड़ान अनिश्चित है, अनंत है।
सब घर एक कर देने के मानने से क्या आशय है? भेदभाव भुलाने से। बच्चे खेल खेल में सब घर एक कर देते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में छिप जाते हैं और खेलते हैं। ऐसे ही कविता है, कविता भी भेदभाव से रहित होती है। कविता के बहाने शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता के बहाने शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य बता दिया है कि जो कविता अनंत काल तक होती है, अपनी महक बिखेरती है, और आज यांत्रिकता के दौर में कविता का वजूद संकट में है। कवि को आशंका है कि आने वाले समय में ये कविता अपना वर्चस्व बनाए रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, इसके बारे में। और बात सीधी थी, पर कविता का ध्येय क्या है? कवि यही कहना चाहता है कि अनावश्यक कवि को प्रयोग नहीं करने चाहिए, सही अर्थ के लिए सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और नए नए प्रयोग करके भाषा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। पांडित्यपूर्ण शैली से भाषा बोझिल हो जाती है और उसका अर्थ कहीं खो जाता है। सीधा सा अगर सामान्य शब्द है उसका भी अर्थ हो सकता है, तो वो अर्थ प्रकट हो जाए, ऐसा कर दे। व्याख्या देखिए, व्याख्या है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो फूलों से तुलना की है, फिर यहाँ बच्चों के खेल से की है, अंत में बच्चों के खेल से कविता की तुलना की है। दूसरी व्याख्या है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, ये उस भाव को लेकर के है कि बात सीधी थी पर उस कविता से ये ली गई है, और वो ये है किस प्रकार बात की चूड़ी मर जाती है उसके बारे में बताया है। तीसरी व्याख्या भी हार कर मैंने उसको कील की तरह ठोक दिया, ये भी बात सीधी थी से है, यहां तक है। पार्ट 2 देखेंगे अब। आलोक धनवा वाला पार्ट है पतंग। सबसे तेज बौछारेगी बाद हो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन कीजिए। बाल मनोविज्ञान को लेकर के आलोक धनवा ने ये पतंग कविता लिखी है। अर्थात जब भादवा जो अंधेरे का प्रतीक है, भादवा चला जाता है, शरद ऋतु आती है, जो प्रातःकाल शरद का जो उजाला आता है, आसमान स्वच्छ हो जाता है और पतंग उड़ाने के अनुकूल हो जाता है। ऐसा वर्णन यहाँ किया है कि बच्चे इस ऋतु में पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है। चमकीले इशारों से कौन किसे बुला रहा? शरद ऋतु जो आई है वो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चे किसके सहारे उड़ रहे हैं? जब पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे अपने रंध्रों के सहारे, अपनी भावनाओं के सहारे वो उन पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की दुनिया को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास का पहले अर्थ और प्रतीक देखें। कपास देखिए सफेद होता है, तो बच्चे भी निश्चल होते हैं, निष्पाप होते हैं, और कपास मुलायम होता है, बच्चे भी मुलायम होते हैं। ये 2-3 आप इसके अर्थ लिख दें। पतंग कविता में कवि ने पतंग की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज का है, पतला कागज का है, पतली कमानी का है, सीटियों की दुनिया चालू हो जाती है, किलकारियों की दुनिया चालू हो जाती है, तितलियों की दुनिया चालू हो जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या आशय है? पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब छत पर इधर उधर धम धम की आवाज से दौड़ते हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि वो मृदंग बजा रहे हैं। पतंग शीर्षक कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बाल मनोविज्ञान को लेकर के ये कविता लिखी गई है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो किसी का ध्यान नहीं रखते हैं और अपने आनंद उल्लास में वो खो जाते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चों की क्या मनस्थिति होती है? लिखिए, सेम है ये दोनों। फिर आगे देखिए व्याख्या कौन कौन सी आई है। व्याख्या आई है सबसे तेज बौछारें गई बाद हो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। तो ये व्याख्या है पतंग कविता की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
फिर दूसरी व्याख्या देखेंगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। ये दो व्याख्याएं हैं। पार्ट 1 में हम पहुंच चुके हैं, समापन की ओर हैं। हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय और एक गीत, इनकी कविताएं संकलित है। पहला प्रश्न, मैं जग जीवन का बाढ़ लिए फिरता हूं, पंक्ति से क्या आशय है? कवि ने संसार को प्रेम का संदेश, मस्ती का संदेश देने की कोशिश की है और अपना परिचय एक दीवाने के रूप में यहाँ किया है। आत्म परिचय का ये अंश है। तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि उसकी प्रेयसी प्रियतमा भले ही नहीं है, इसलिए ये संसार उसको भार स्वरूप लगता है, लेकिन जो सांसारिक उत्तरदायित्व हैं उनको तो उसको निभाना ही पड़ेगा। और उनको एक तो खुशी खुशी किसी को काम को करें तो वो बोझ नहीं लगता है, लेकिन प्रियतम के वियोग के कारण सांसारिक उत्तरदायित्व उसको भार स्वरूप भी लगते हैं। शीतलवाणी में आग से क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग से अभिप्राय है कि जोश भरने वाली कविता, अर्थात कवि के हृदय में वो प्रेम का दर्द है, लेकिन फिर भी वो संसार को प्रेम और मस्ती का पाठ पढ़ाना चाहता है, इसलिए शीतलवाणी में आग यहाँ प्रयुक्त किया गया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? कवि ये कहना चाहता है कि संसार में जो भी मनुष्य हैं अपने मंजिल को जो प्राप्त करना चाहते हैं, बिना रुके वो शीघ्र अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। और क्योंकि समय नजदीक है, दिन कभी भी ढल सकता है, दिन ढलने से पहले या अपने जीवन पूरा होने से पहले हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर लें जो हमारा ध्येय है। कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है? वह इसे पूर्ण करने के लिए क्या करता है? अपनी प्रियतमा के वियोग के कारण, प्रेम के अभाव के कारण उसको ये संसार अपूर्ण लगता है और स्वप्नों का संसार बना करके वो इसकी पूर्ति करता है। कवि ने सांसों के दो तार किसे कहा है और क्यों? कवि ने सांसों के दो तार जीवन को कहा है, जो उसका जीवन है सांसों का दो तार है, क्योंकि प्रियतम के वियोग के कारण उसको इस जीवन में इतनी उमंग और आनंद की भावना नहीं रही है। जिस प्रकार तारों को झंकृत करने से स्वर निकलता है, इसी प्रकार उसके जो सांसों रूपी जो ये दो तार हैं सितार के, इसके जीवन को चलायमान किए हुए हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, पंक्ति में खंडहर का भाव से क्या आशय है? खंडहर का भाव कवि की जो प्रेम की जो शेष यादें हैं उसके लिए यह खंडहर का भाग शब्द प्रयुक्त हुआ है। नादान वही आए जहां पर दाना, दाना कहते हैं बुद्धिमान, नादान यानी मूर्ख, अर्थात मूर्ख या ना समझ की भी पहचान वही होती है जहां पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वहीं पर इसकी पहचान होती है। कविता के संदर्भ में ये आया है कि सांसारिक सत्य को कोई जान नहीं पाया है, अर्थात सब यहाँ पर ना समझ हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, स्वार्थी लोग जो हैं आ में आ मिलाते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि संसार उन्हीं को पसंद करता है जो उनकी आ में आ मिलाते हैं, जी हुजूरी करते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे? भोजन की और अपनी माँ से मिलने की आशा में वो नीड़ों से जाग रहे होंगे। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना। संसार ने जो स्वार्थ का ज्ञान सिखाया है उस स्वार्थ के ज्ञान को, नफरत के ज्ञान को बुलाना चाहता है और वो प्रेम के उस बात को सीखना चाहता है, इसलिए इसने कहा कि मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना। आत्मपरिचय कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? आत्मपरिचय यानी स्वयं का परिचय। कवि ने स्वयं का परिचय एक उन्मुक्त पागल प्रेमी के रूप में, दीवाने के रूप में दिया है, जो संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है। कवि अपना परिचय किस रूप में देता है ये आ गया ऊपर। व्याख्या देखेंगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं
निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, ये अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। फिर दूसरी व्याख्या देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का बाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और तीसरी व्याख्या जो दिन जल्दी जल्दी डलता है गीत से है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से जाग रहे होंगे, ये ध्यान परो में चिड़िया के बरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।